my dear students, welcome to the class of UGC NET preparation. Today we are going to start a very new topic of Unit 1, that is government interventions in international trade. जैसे कि बच्चे आप सब जानते हैं कि जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है दैट इज समवेयर इंक्रीजिंग द ग्रोथ ऑफ वन कंट्री, बट अगर हम इसका साइडवेज देखें तो कहीं ना कहीं ये हमारी कंट्री की ग्रोथ को रोकता भी है. इट्स अ बून एज वेल एज बेन. कुछ सेक्टर्स में वी आर इम्प्रूविंग, बट कुछ सेक्टर्स में दिस इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो हमारी कंट्री को लॉ भी लेकर जाता है. सो आज हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट क्या ऐसे स्टेप्स लेती है इंटरनेशनल ट्रेड में, क्यों इंटरवीन करती है, इंटरफेयर करती है कि इंटरनेशनल ट्रेड हम पर ज्यादा हावी ना हो. व्हाट आर दोज रीजंस? क्या सेक्टर्स गवर्नमेंट ये देखकर स्टेप्स लेती है कि हमें इस सेक्टर से फायदा होगा, और ऐसे कौन से स्टेप्स है जो गवर्नमेंट ये सोचती है कि ऐसे स्टेप्स से इंटरनेशनल ट्रेड से यानी हमारी कंट्री को नुकसान होगा. सो लेट्स स्टडीज टुडेज टॉपिक, दैट इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड. देखिए, देयर आर मेनली टू आर्ग्यूमेंट्स फॉर द गवर्नमेंट इंटरवेंशन. जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है बेसिकली उसके पीछे दो आर्ग्यूमेंट्स दी गई कि गवर्नमेंट क्यों इंटरफेयर करती है. सबसे पहले था पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स दी गई, कुछ पॉलिटिकल रीजंस मींस आर्ग्यूमेंट्स दिए गए, एंड सेकंड वर इकोनॉमिकल रीजंस दिए गए या इन इकोनॉमिकल आर्ग्यूमेंट्स हम बोलेंगे कि इन वजह से गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है. पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स क्या थे बच्चे? इसमें ये बोला गया दैट पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स आर कंसर्न्ड विद प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ सर्टेन ग्रुप्स विद इन अ नेशन. अगर नेशन में कुछ प्रोटेक्शन मतलब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे थे जिनके इंटरेस्ट को बचाना जरूरी था. जैसे सपोज कीजिए आप ये लीजिए, ये कस्टमर है, कस्टमर ए, ये अपना प्रोडक्ट एक बी कस्टमर से लेता है जो कि बी प्रोड्यूसर से लेता है जो कि इंडियन है. बट कुछ टाइम बाद इंटरनेशनल ट्रेड होने की वजह से ए को इंडिया का सामान पसंद नहीं आया, उसे बाहर की दूसरी कंट्री, सपोज कीजिए कोई रशियन प्रोडक्ट है, वो समझ में आने लग गया. ठीक है, रशिया कंट्री का कोई प्रोडक्ट था और इस वजह से वो क्या हुआ, रशियन प्रोडक्ट जब इंडिया में आने लग गया तो लोग बी प्रोड्यूसर को छोड़कर उस प्रोड्यूसर मींस इंटरनेशनल प्रोड्यूसर का सामान खरीदने लग गए. तो इससे नुकसान किसको हुआ? ऑटोमेटिकली हमारे देश के प्रोड्यूसर्स को. उनको ड्रॉबैक हुआ बच्चे, वो पीछे जाने लगे. सो पॉलिटिकल रीजंस ये दिए गए दैट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सर्टेन ग्रुप स्पेशली द प्रोड्यूसर्स, इनको बचाने के लिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना जरूरी है. बेशक कुछ लिमिट तक ए का नुकसान हो, बट ए का क्या होगा, हद से हद नुकसान क्या होगा कि उसको जो क्वालिटी वहां से मिल रही थी उससे थोड़ी लेस क्वालिटी यहाँ से मिल रही है. बट हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, लोकल प्रोड्यूसर्स, वो तो बिल्कुल डिग्रेडेशन पर जा रहे हैं. सो मेन रीजन वाज दैट. अगर हम इकोनॉमिकल आर्ग्यूमेंट्स देखें तो दीज आर बेसिकली दोज रीजंस दैट आर टिपिकली कंसर्न्ड विद बूस्टिंग द ओवरऑल वेल्थ ऑफ द नेशन. ओवरऑल वेल्थ हमारे नेशन की कब इंक्रीज होगी? अगर प्रोड्यूसर्स, ये सपोज कीजिए बी है, बी का काम रुक गया तो फैक्ट्री बंद होगी, बी खुद अनएम्प्लॉयड हो गया, बी ने फिर जिस लैंड पर अपनी फैक्ट्री बना रखी थी वो बंद करनी पड़ेगी, मतलब किराया गया. लेबर जो काम कर रही थी लेबर को भी नहीं बुलाएगा क्योंकि भाई जब फैक्ट्री से कोई सामान नहीं ले रहा, लेबर का काम गया. तो कितने सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए ना. सो इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ा. इस वजह से एक्चुअल जो वेल्थ थी हमारे नेशन की वो डाउनफॉल पे जाने लगी. सो बेसिकली गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा ओवरऑल वेल्थ देखने के लिए टू बेनिफिट द ऑल, बोथ प्रोड्यूसर्स को भी कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट हो, इसलिए गवर्नमेंट को आना पड़ा. समझ में आया बच्चे? नाउ इन योर सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट, आपके क्वेश्चन में एग्जाम में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो किस तरीके से आएगा, लाइक देयर विल बी सर्टेन पॉइंट्स कि क्या इन तरीकों से गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है. तो मैं आज आपको वो पॉइंट्स बताऊंगी, प्लस आपको उन पॉइंट्स का पता होना चाहिए कि इसमें क्या करती है, इस पर्टिकुलर वे से गवर्नमेंट कैसे इंटरनेशनल ट्रेड पर एक तरीके से बैरिकेड या एक तरीके से चेक लगाती है. ओके, सो सम ऑफ द वेज हाउ डू गवर्नमेंट इंटरवीन इन मार्केट. द वेरी फर्स्ट इज टैक्सेस. सबसे पहला क्या है रीजन? दैट इज टैरिफ, वन ऑफ द टाइप ऑफ टैक्स. टैरिफ फर्स्ट रीजन है. तो टैरिफ से आप क्या समझते हैं? देखिए, टैरिफ होता है दैट काइंड ऑफ टैक्सेस जो कि इंपोर्ट्स पर लगते हैं. इंपोर्ट्स क्या होते हैं? जो हम दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में खरीद कर लाते हैं.
वही होता है ना इम्पोर्ट। तो इम्पोर्ट पर जब टैक्सेस लगा दिए जाए उनको क्या बोलते हैं हम, टैरिफ लगाना। तो गवर्नमेंट उन पर क्या लगा देती है, टैरिफ। और टैरिफ से बचने के लिए फिर क्या करते हैं लोग, सोचते हैं कि भाई इतना हम सामान बाहर से मंगवाएंगे, उस पर इतना ही ये टैक्स या टैरिफ लग जाएगा, तो हमें दोगुना पड़ जाएगा वो महंगा, इससे बेटर अपनी कंट्री से ही सामान खरीद लेते हैं। तो गवर्नमेंट इस तरीके से कुछ कस्टमर्स का रुख हमारे ही प्रोड्यूसर्स की तरफ बदल देती है। सो ये भी दो तरीके के होते हैं, दैट इज वन इज स्पेसिफिक टैक्स, या इसको हम स्पेसिफिक टैरिफ बोलते हैं, एंड द अदर वन इज एड वैलोरम टैक्स, एड वैलोरम टैरिफ। तो दोनों को मैं आपको मीनिंग समझा देती हूँ। स्पेसिफिक टैरिफ होता है दैट इज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर ईच गुड इंपोर्टेड। कैसा भी आप सामान लाओ, कुछ भी हो, मशीनरी हो, नॉर्मल क्लोथिंग प्रोडक्ट हो, फूड प्रोडक्ट हो, उस पर जो एक टैक्स लगना है फिक्स्ड रेट, वो होता है स्पेसिफिक टैरिफ। सपोज कीजिए 5% लगेगा, 2% लगेगा, वट एवर। एड वैलोरम टैरिफ क्या होता है, जो कि परसेंटेज ऑफ इंपोर्टेड गुड्स वैल्यू, आप कितने गुड्स की वैल्यू का सामान मंगवा रहे हो उस पे अकॉर्डिंग टू परसेंटेज लग जाता है। ठीक है, अब सपोज कीजिए हैवी इंडस्ट्रीज के लिए मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हो, तो मशीनरी बहुत ज्यादा अमाउंट की होगी तो उस पे ज्यादा टैक्स लगेगा। अगर आप छोटा सपोज कीजिए आप वियरिंग मटेरियल या ये लगा लीजिए आर्टिफिशियल एक्सेसरीज मंगवा रहे हैं इंडिया में, फॉर गर्ल्स वियरिंग हम करते हैं ना नॉर्मल, लाइक चेन्स, ब्रेसलेट्स, तो इन पर आपका कम परसेंटेज लग गया। तो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ द गुड्स। राइट बच्चे, ये है हमारा स्पेसिफिक और ये है हमारा एड वैलोरम। तो एक तरीका है टैरिफ लगाने का, मतलब चेक करने का कि कैसे हम अपने गुड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज थ्रू सब्सिडीज। सब्सिडीज क्या है बच्चे, कि हमारे यहाँ के प्रोड्यूसर्स के पास एक तरीके से ड्रॉबैक ये है कि उनके पास अच्छी मशीनरी नहीं है, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, अच्छी मैनेजरियल ट्रेनिंग नहीं है। तो इसके लिए क्या, उनके पास पैसा नहीं है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, ये वजह है इसलिए वो इम्प्रूव नहीं कर पा रहे, और इसी वजह से कस्टमर्स बाहर के प्रोडक्ट को खरीद रहे क्योंकि वो क्वालिटी वाइज अच्छा है। तो इस चीज को रोकने के लिए क्या किया, गवर्नमेंट ने सब्सिडीज देना शुरू कर दिया। Government started paying to the domestic producers to improve their quality of the goods. That is subsidy. ओके, सो सब्सिडी एक तरीके का क्या है, इट्स अ फाइनेंसिंग या फिर प्रोड्यूसर्स को ऐसे रिसोर्सेज देना जिससे गवर्नमेंट एक तरीके से ग्रांट देती है। ओके, आप इसको बोल सकते हो ग्रांट बाय गवर्नमेंट, ताकि वो अपने लेवल को इम्प्रूव कर सके। ये एक फर्म को दिया जाता है, ग्रुप ऑफ फर्म, टू एंश्योर देयर सर्वाइवल और सक्सेस। भाई आपको इससे सक्सेस करनी ही है, तो इससे उनको फायदा होगा प्रोड्यूसर्स को, और वो क्या करेंगे, अल्टीमेटली अपना प्रोडक्ट अच्छा बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे तो कस्टमर्स उन्हीं के प्रोडक्ट को खरीदेंगे। द थर्ड पॉइंट इज थ्रू हाउ गवर्नमेंट इंटरफेयर। एक टैरिफ बताया आपको, एक सब्सिडीज, दैट इज इम्पोर्ट कोटा। इम्पोर्ट कोटा लगा देना। ठीक है, इम्पोर्ट कोटा का मतलब क्या हुआ बच्चे, कि यहाँ पर क्या होता है, कोटा का मतलब दे रेस्ट्रिक्ट द क्वांटिटी ऑफ सच गुड्स दैट मे बी इंपोर्टेड इनटू अ कंट्री। जब गवर्नमेंट को ये लगता है कि किसी पर्टिकुलर गुड्स का हैवी फ्लो हो रहा है दूसरे देश से, तो हमें उस प्रोडक्ट को रोकना पड़ेगा, क्योंकि जो भी कस्टमर है वो सब उसी की तरफ ही जा रहे हैं, और जिससे हमारे देश की बहुत ज्यादा वेल्थ या पैसा दूसरे नेशन में जा रहा है। तो वो ऐसे गुड्स पर क्या कर देंगे, कोटा इंपोज कर देंगे, एक तरीके से रोक लगा देंगे, रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, एक लेवल डिसाइड कर देंगे कि इससे ज्यादा आप इंपोर्ट कर ही नहीं सकते। दैट्स इंपोर्ट कोटा। मीन्स सपोज कीजिए, एक नॉर्मल एग्जांपल दे रही हूँ आपको। अब मशीनरी है जो कि पहले 20 मंगवाई आपने दूसरे नेशन से, फिर 80 मंगवाई, फिर आपने 100 मशीनरी मंगवा ली, तो इसका मतलब आप बहुत ज्यादा वहां से एक्सपोर्ट कर रहे हो, सॉरी इंपोर्ट कर रहे हो। तो गवर्नमेंट ने चेक किया कि ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ मशीनरी बहुत ज्यादा हमारे नेशन में बाहर से आ रही है, तो गवर्नमेंट ने कोटा इंपोज कर दिया। मतलब कोई भी जो इंपोर्टर्स हैं वो कोई भी 60 से ज्यादा मशीनरीज अपने देश में नहीं मंगवा सकते। तो एक लेवल आ गया, 60 से ऊपर आप मंगवा ही नहीं सकते। आपके पास सपोज कीजिए डिमांड आ रही है, कस्टमर की डिमांड आ गई 100 चाहिए, मंगवा तो आप 60 ही रहे हो, 40 का कैसे भरपेट करोगे। तो 40 आपको अपने नेशन में ही बनानी पड़ेंगी, एंड दैट इज द वन वे थ्रू विच इंटरनेशनल ट्रेड पर रोक लग जाएगी। इजी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउ गवर्नमेंट वाज चेकिंग इज थ्रू वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स। वॉलेंट्री, ये फोर्थ पॉइंट होगा आपका, वॉलेंट्री एक्सपोर्ट
रिस्ट्रेंट्स। ओके, वॉलेंट्री एक्सपोर्ट्स रिस्ट्रेंट्स का मतलब है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं कि सामान को कुछ एक्सपोर्ट करते हैं और बदले में अपना जो बाकी सामान है उसको इंपोर्ट करते हैं, है ना। एक हाथ से एक्सपोर्ट, एक हाथ से इंपोर्ट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इधर भी रेगुलेशन लगाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, किस तरीके से लगाया कि भाई कुछ भी हम आप एक्सपोर्ट, ये कोई एक्सपोर्ट वॉलंटरी एक्सपोर्ट्स नहीं होगा, आप अपनी मर्जी से कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इस पर रोक लग गई। तो ये भी एक तरीके का चेक है, राइट। देन इज एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। फिफ्थ इज एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। मीन्स गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज निकाल दी या एक तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया कि आपको उन पेपर वर्क में ही घुस के रह जाओगे। जब आपको इंपोर्ट करना है कुछ भी, तो इतना एडमिनिस्ट्रेटिवली फंक्शन है कि कभी आपको ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है। तो उससे बचने के लिए, दिस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर से बचने के लिए, बिकॉज क्या हो गया, सब कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर कर दिया। कोई भी सामान आपको बाहर से मंगवाना है तो रिक्वायरमेंट्स ज्यादा बढ़ा दी। ठीक है, आप इंपोर्टर्स या फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक तरीके से इतनी हिंड्रेंसेस, इतनी रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर दी कि आप इंपोर्ट करते हुए ये समझते हो कि ये सिरदर्दी का काम है। तो यहाँ से भी लोग स्टेप बैक कर लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर बहुत ज्यादा है, कॉम्प्लेक्स है, तो हम बाहर से नहीं मंगवाएंगे, इससे बेटर अपने इंडिया से ही सामान हम खरीद लें। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज, पे योर अटेंशन बच्चे, दैट इज लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट। लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट मीन्स गवर्नमेंट ने ये एक रिस्ट्रिक्शन बना दी कि आपका कोई भी प्रोडक्ट जो होगा, सपोज कीजिए एक प्रोडक्ट है, अगर आप उसमें वो कई पार्ट से जुड़कर बना है, सपोज कीजिए बच्चे एक आप एक मशीनरी ले लीजिए, उस मशीनरी में कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो आप इंपोर्ट सामान से करते हैं और कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो आपके यहाँ लोकल प्रोडक्शन से ही बनते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि एक प्रोडक्ट में 30% से ज्यादा सामान इंपोर्टेड नहीं होना चाहिए। मतलब एक मशीनरी के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ आप 30% ही सामान को आप इंपोर्ट कर सकते हो, बाकी का सामान आपको इंडिया से ही लेना होगा। सो दैट वाज द गुड स्टेप कि लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, एक रिक्वायरमेंट दे दी भाई इतना परसेंटेज आपका लोकल सामान होना ही होना चाहिए। that is requirement to the firms given minimum percentage of locality sourced inputs, कि आप प्रोडक्ट्स में जो इनपुट यूज करेंगे वो लोकली इतनी परसेंटेज का होना ही चाहिए। तो सपोज कीजिए एक मशीनरी के 80% पार्ट्स जो है वो बाहर से आ रहे थे, तो अब गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप 30% से ज्यादा नहीं कर सकते। तो मतलब जहां आप 80% ले रहे थे, अब जब सिर्फ आपको 30% लेना है तो 50% फिर से आप अपने इंडिया में प्रोड्यूस करोगे। दैट वाज अ गुड स्टेप कि इंटरनेशनल ट्रेड को हम इस तरीके से रोक सकते हैं जो हम पर हावी ना हो, राइट। एंड द नेक्स्ट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, मेरे टाइम पर ये एक सेपरेट क्वेश्चन ही आया था, एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंड यू मस्ट नो दैट। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, अच्छे से समझना है। क्या होता है इसमें बच्चे, बाहर के नेशंस ऐसा चेक करते रहते हैं कि इंडिया में क्या प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा अमाउंट का है, तो उस प्रोडक्ट से कम वैल्यू का सामान वो अपने बाहर से बेचते हैं। सपोज कीजिए आपको मैं एक नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ, हमारे यहाँ पर प्रेशर कुकर लगा लीजिए जो किचन में यूज होता है। ठीक है, प्रेशर कुकर की अमाउंट सपोज कीजिए अच्छे ब्रांडेड प्रेशर कुकर की अमाउंट 1100 से स्टार्ट होती है। तो बाहर के नेशन चेक करेंगे कि यहाँ प्रेशर कुकर जो है 1100 का है, हम 600 में बना के देते हैं। ठीक है, वो कहेंगे कि हम 600 में देंगे आपको। तो कस्टमर ज्यादातर, ये एक रेगुलर प्रोडक्ट है तो 600 की तरफ आएंगे और सोचेंगे बाहर से भी आ रहा है तो अच्छा होगा। तो गवर्नमेंट इस चीज को रोकने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी मींस जो नेशंस अपने बाहर का कुछ भी प्रोडक्ट यूज करके हमारी कंट्री में डंप करना चाहते हैं, मतलब हमारे यहाँ की कंट्री के लोगों को उस एंटी डंपिंग में इन्वॉल्व करना चाहते हैं कम सामान के प्राइस को, ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। तो गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करती है, इस 600 में प्लस 500 एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगी। तो प्रोडक्ट कितने का बन गया, 1100 का ही बन गया। तो क्यों, क्या डिफरेंस रहा, कुछ भी डिफरेंस नहीं रहा। सो दिस एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, इट इज द टैक्स,
एक तरीके का टैक्स ही लगता है, दैट इज चार्ज्ड ऑन इम्पोर्टेड प्रोडक्ट, जो आप इंपोर्ट करोगे उस पर चार्ज करेगी गवर्नमेंट, हुज प्राइस, जो गवर्नमेंट को ये लगे कि इसका प्राइस हमारे यहाँ के प्रोडक्ट से बहुत ही लो है। जैसे प्रेशर कुकर आ रहा था तो देखा 600 का, हमारी कंट्री में 1100 का है, तो उन गवर्नमेंट को भी पता लग जाता है ये एंटी डंपिंग ड्यूटी प्रोडक्ट है, सॉरी एंटी डंपिंग प्रोडक्ट है, तो टैक्स चार्ज करके उसको नॉर्मल उसी पर ले आएंगी। एंड इससे क्या होगा, दिस विल रिड्यूस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, राइट। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स जिससे इंटरनेशनल ट्रेड पर गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। वन इज योर काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी लिख लीजिए बच्चे। काउंटर वेलिंग ड्यूटी का मतलब है ड्यूटीज दैट इज इम्पोज्ड ऑन द प्रोडक्ट imported into the country to offset subsidies given to the producers in the exporting country। एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में जो प्रोड्यूसर्स को सब्सिडीज दी जाती है कि आप ऐसे प्रोडक्ट को बनाइए, तो उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करो आप अपनी नेशन में, तो आपको ये लगेगा कि ये हमारे नेशन में भी सस्ता पड़ेगा। बट इससे क्या होता है, गवर्नमेंट काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा देती है जिससे काउंटर फीट होकर उतने का ही उतना प्रोडक्ट बन जाता है। सो दीज आर द सर्टेन स्टेप्स थ्रू विच गवर्नमेंट इंटरफेयर इन द इंटरनेशनल ट्रेड, राइट। अच्छे से समझ में आया बच्चे। सो नाउ वी हैव सम प्रैक्टिस क्वेश्चन इससे रिलेटेड, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड से। सो लेट्स स्टार्ट दीज प्रैक्टिस क्वेश्चन जिससे आपका दिस टॉपिक अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन फर्स्ट सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैरिफ बैरियर। अभी जस्ट हमने जो किए हैं उनमें से हमें चेक करना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सी चीज है जो टैरिफ बैरियर में हम इंक्लूड नहीं करेंगे। कोटा, yes, quotas are already included in barriers। कस्टमर्स एंड एंट्री प्रोसीजर, मैंने बताया था कई बार कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो जाता है तो वो भी हमारा ट्रेड रिस्ट्रेंट होता है, तो yes it is also there। एक्सचेंज कंट्रोल, yes, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, जो फॉरेन एक्सचेंज पर बैन लगा दिया जाता है तो वहां पर भी हमारा बैरियर होता है। कंबाइंड रेट्स वी हैव नॉट studied till now, so combined rate इसका पार्ट नहीं है। so your option which one of is not पूछा गया है बच्चे, so not is option C। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज मैच करना है, इधर है आपके टेरिफिकेशन, प्रोहिबिटेड सब्सिडीज, एक्शनेबल सब्सिडी एंड नॉन एक्शनेबल सब्सिडीज, एंड हियर आर द आंसर्स। they have demonstrably adverse effects on other member countries, they act on goods which are contingent upon export performance, replacement of existing non-tariff restrictions, and for industrial research and disadvantaged reason। तो ये इस चीज के लिए होती है। अब हम चेक करेंगे कि क्या किससे आंसर मैच करता है। सो योर फर्स्ट इज टेरिफिकेशन। टेरिफिकेशन मतलब क्या होता है कि जब आप टेरिफ्स लगाते हैं, है ना, टेरिफ रेट लगाते हैं, तो यहाँ पर ये किससे मैच हो रहा है, रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग नॉन टेरिफ रेस्ट्रिक्शंस। जो नॉन टेरिफ रेस्ट्रिक्शन है जिस पर टेरिफ नहीं लगाया जाता उसको रिप्लेस कर देना, मतलब टेरिफ लगा देना। सो टेरिफिकेशन इज रिप्लेसमेंट ऑफ नॉन टेरिफिकेशन, ऑपोजिट ऑफ इट। सो इट्स करेक्ट। ए का थर्ड है, देखिए ए का थर्ड कहां पर है, इट्स देयर। सो सी ऑप्शन अभी तक हमें लग रही है। नेक्स्ट इज योर प्रोहिबिटेड सब्सिडी। प्रोहिबिटेड सब्सिडीज देखिए क्या होती हैं, ऐसी सब्सिडीज जो एक चीज को प्रोहिबिट करती हैं, रोकती हैं। दे एक्ट ऑन द गुड्स विच आर कंटिंजेंट अपॉन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, एक्सपोर्ट्स को रोकती हैं। सो प्रोहिबिटेड बी का सेकेंड। Then actionable subsidies, they have demonstrably adverse effects on other member countries। आप ऐसी सब्सिडीज देते हो जो कि एक्शनेबल होती हैं, जिन पर आप एक्शन ले सकते हो। सो ऑप्शन फर्स्ट। एंड नॉन एक्शनेबल सब्सिडीज क्या होती है, जिनका कोई एक्शन नहीं होता है एंड एक जस्ट टू इम्प्रूव द ये ग्रोथ ऑफ द ट्रेड। सो फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डिसएडवांटेज रीजन को ये दी जाती हैं। सो डी का फोर्थ ऑप्शन सी इज करेक्ट बच्चे ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, right। Now moving to the next question, quantitative import restrictions that limit the quantity of a product being imported is called, means ऐसी quantitative imports जिन पे हम restriction quantity based पर लगाते हैं बच्चे, ठीक है। ये इस बेस पे नहीं लगाते कि उसका रेट कितना है, मतलब हमें कितना गुड्स इंपोर्ट करना है कितना नहीं, क्वांटिटी पर रेस्ट्रिक्शन लगा देना, रोक लगा देना। ऐसे तरीके की रोक को हम क्या बोलते हैं, एम्बार्गो, कोटा, ट्रेड रिस्ट्रेंट या इंपोर्ट टैरिफ्स। देखिए इंपोर्ट टैरिफ्स तो होते हैं जस्ट टैक्सेस, तो ये इसमें क्वांटिटी पर रोक लगाने का कोई रीजन नहीं है। ट्रेड रिस्ट्रेंट अलग अलग तरीके के ट्रेड रिस्ट्रेंट्स है, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर कर दीजिए आप, ठीक है, डंपिंग ड्यूटीज लगा देना तो वो अलग चीज है। कोटा
कोटा जो होता है ये क्वांटिटेटिव इंपोर्ट होता है। कोटा मतलब कुछ परसेंटेज हमारी गवर्नमेंट फिक्स कर देती है, जो कि आपको उस परसेंटेज से अबव आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। सो दैट इज योर कोटा रिस्ट्रेंट, मींस क्वांटिटेटिव इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हेयर इम्बार्गो जो है बच्चे, इम्बार्गो क्या होता है, ये पॉलिटिकल रीजन से इकोनॉमिकल रीजंस को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट इम्पोज करती है, तो इसका कुछ क्वांटिटेटिव से रिलेशन नहीं है। Then your question fourth, dash means export by the country, और ऐसी कंपनी के द्वारा एक्सपोर्ट किया गया कोई प्रोडक्ट जिसका प्राइस इज लोअर इन द फॉरेन मार्केट, मींस जिस देश में वो सामान भेजना चाह रहे हैं वहां पर उसका प्राइस कम है अगर वो खुद की मार्केट में चेक करें तो। जैसे कल मैंने आपको प्रेशर कुकर का एग्जांपल दिया था, सपोज कीजिए एक कंट्री है दूसरी इंडिया से बाहर, उनकी कंट्री में उस प्रेशर कुकर का प्राइस ज्यादा है, बट अगर वो सेम प्रेशर कुकर इंडिया में बेचे तो वो लोगों को प्राइस कम लगेगा, इसलिए वो अपने वहां के सामान को यहाँ पर लाके बेच दे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको खरीदें। तो दैट इज कॉल्ड डंपिंग। ओके, इट्स डंपिंग बच्चे। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज डंपिंग। डंपिंग हमने अच्छे से किया था। डंपिंग का मतलब आप एक तरीके से डंप करना सामान को, पूरे का पूरे सामान को एक कंट्री में इस तरीके से एक्सपोर्ट कर देना या इस तरीके से बेचना कि आपकी कंट्री में उसका प्राइस हाई है तो लोग नहीं खरीदेंगे, बट दूसरी कंट्री में प्राइस कम है इसलिए लोग उसको ज्यादा खरीदेंगे। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, डैश टैरिफ इज इम्पोज्ड ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। यहाँ पर था क्वांटिटी, यहाँ पर है गुड्स की वैल्यू क्या होती है, उस वैल्यू के ऊपर वो एक तरीके का टैरिफ लगता है। तो वो कौन सा है, मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बताया, स्पेसिफिक टैरिफ, इंपोर्ट ड्यूटी, कोटा की एड वैलोरम टैरिफ। सो आंसर इज योर एड वैलोरम टैरिफ। ऑप्शन डी इज एड वैलोरम, मींस ऑन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट पर टैरिफ लगना, दैट इज एड वैलोरम टैरिफ। So with this, this session of government intervention in international trade is over and I hope you understood this topic very well. आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैंने करवा दी, इनकी प्रैक्टिस बार बार करिएगा और टॉपिक को अच्छे से समझ के और भी क्वेश्चंस को आप MCQs की प्रैक्टिस करिए ताकि नेट की प्रिपरेशन में आपको बहुत अच्छे से इसकी तैयारी हो जाए। With this, have a good day. Thank you.